जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री में स्वागत है आपका। और हिस्ट्री में अपना चैप्टर जो चल रहा है 9वां, उपनिवेशवाद और देहात, यानी हम उस टाइम पीरियड में चल रहे हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो चुका है भारत के अंदर। और उस टाइम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अंग्रेज है वो किस प्रकार से टैक्स लगाते थे, किस प्रकार से टैक्स को वसूल करते थे, वो चीज़ें चल रही है। और इसके अंदर हम स्टार्टिंग जो की है वो बंगाल क्षेत्र से की, जहां पर उन्होंने टैक्स की जो व्यवस्था स्टार्ट की थी उसका नाम था इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त या व्यवस्था है वो भी कहा जाता था। तो हम मैदानी क्षेत्रों का जो पूरा ब्यौरा है वो अब तक के पिछली क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अब बंगाल में ही रहेंगे आज भी, और एक फिल्म की कहानी की तरह जो ये पूरी स्टोरी जो चल रही है उसको अच्छे से समझेंगे। समझना इसलिए ज़रूरी है भी, एग्जाम में लिखना है। और जब कहानी की तरह इन चीज़ों को समझते हैं ना तो सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है, फिर याद करने के लिए कुछ नहीं बचता। फिल्म तो याद रहती ही है। तो चलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। बंगाल के अंदर कुछ मानचित्र से चित्र आपके सामने है। ये समझिएगा, बंगाल के अंदर ये वो इलाका है मैदानी क्षेत्र जिसके बारे में हम जान चुके हैं भी, यानी किसान जो रैयत है वो यहाँ पर खेती करते थे, जमींदार उनके ऊपर नियुक्त थे, वो टैक्स लेते थे। इनका जो कर्मचारी आता था अमला, वो टैक्स लेकर जाता, और टैक्स किसको दे दिया जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों को जमा करवा दिया जाता था। इसके लिए क्या क्या पापड़ बेले वो सारे हो चुके हैं। अब चलते हैं इस मैदानी क्षेत्र के थोड़ा सा ऊपरी इलाका, पहाड़ी जो क्षेत्र है। और यहाँ ये जो पहाड़ी क्षेत्र है बंगाल का, उस टाइम के बंगाल प्रांत के अंदर राजमहल पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो झारखंड और आज के जो बंगाल वाली साइड में के अंदर है ये। तो मैदानी क्षेत्रों से ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ अंग्रेजों ने और जमींदारों ने, यहाँ भी तो लोग रहते हैं पहाड़ों के ऊपर भी, जिनको हम कहते हैं ना जनजातियां। तो वहां कौन से लोग रहते थे और उनसे खेती के हिसाब से कौन से टैक्स ये लगाते थे? क्या वो मैदानी क्षेत्रों की तरह ही स्थायी खेती करते थे या उनका कोई और तरीका था? क्या क्या खेल है वो अंग्रेजों ने उस टाइम किए, उसी को हम जानेंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम इसी पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर घूमते हुए राजमहल पहाड़ियों के अंदर रहने वाले पहाड़िया लोग जो इन्हीं पहाड़ियों पर रहते थे, और बाद में जो घुमंतु एक जाति थी संथाल, वो जहां पहाड़िया लोग रहते थे वहां पर ये संथाल जो जनजाति बनी, बाद में ये संथाल जनजाति आकर रहने लग गई। तो इसका मतलब इस पूरी स्टोरी के अंदर जब पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे, जमींदार और अंग्रेज तो कमबख्त रहेंगे साथ में, तो दो बातें रहेगी, पहाड़िया लोग, पहाड़िया जनजाति और संथाल जनजाति। तो पहले हम मूल रूप से वहां जो रहने वाले थे पहाड़िया जनजाति, उनसे जुड़ी हुई पूरी स्टोरी समझेंगे और फिर आगे के दूसरे संथाल की तरफ बातें हैं वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हो जाइएगा तैयार, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। तो पहाड़िया लोग हो गया जी टॉपिक स्टार्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बंगाल में जो राजमहल की पहाड़ियां थी, तो वहां पर लोग रहते थे, पहाड़ी लोग पहाड़ पर रहते थे, इसलिए उनका नाम ही पहाड़िया लोग है, पहाड़िया जनजाति है, वो पड़ गया था। और अब हम ये जाने भी इन लोगों की जीवन शैली क्या थी, आजीविका के साधन क्या थे। तो पहाड़िया लोगों के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे, उनकी जो आजीविका की बातें क्या क्या थी। यहां आपको बिंदी के माध्यम से दिया गया, आप नंबरिंग भी लगा सकते हैं। तो ये जो पहाड़िया लोग हैं ये जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि पहाड़ों में रहते थे, उन्हीं से इनका लगाव था। दूसरा, ये जो लोग हैं ये इमली के पेड़ों के नीचे अपनी झोंपड़ियां बनाते थे। और ये जो पहाड़िया लोग हैं ये पूरे जंगल को अपनी निजी भूमि मानते थे भी, इसके ऊपर हमारा ये अधिकार है, ये हमारी प्राइवेट जागीर है, इसके ऊपर और कोई अधिकार नहीं कर सकता। और विशेषता देखें तो पहाड़ी लोग हैं वो जंगलों से खाने के लिए
महुआ के फूल है वो उनको इकट्ठा करते थे। इसके साथ साथ ये अपने जीवन निर्वाह के लिए यहां पर जो खेती करते थे उस खेती का नाम है झूम खेती। आप में से जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं वो तो इसको अच्छी तरीके से समझ ही चुके हैं, क्योंकि जियोग्राफी के अंदर भी ये टॉपिक आता है और वैसे छोटी क्लासेस में हम पढ़ते ही आए हैं। झूम खेती कह दें, इसको स्थानांतरित कृषि कह दें, क्योंकि ये लगातार तो एक जगह पर होती नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग करते हैं, जंगलों में। तो पहाड़िया लोग हैं वो जीवन निर्वाह के लिए झूम खेती है वो करते थे। इसमें ये क्या करते थे, जंगल में स्थित जो झाड़ियां थी उन झाड़ियों को काटकर उस जमीन को साफ कर लेते थे और कुदाल की मदद से एक उपकरण यूज करते थे, कुदाल। तो पहाड़िया लोग खेती करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते थे? कुदाल। यानी एक फावड़े की तरह है जो हल्का फुल्का जमीन को पोली करने में काम आता है। तो ये जमीन को साफ कर लेते थे, झाड़ियां हटा देते थे और इस कुदाल की सहायता से जमीन को पोली कर लेते थे और वहां पर ये खेती करते थे। खेती मुख्यतः किसकी करते थे? ये दाल और जवार बाजरा की खेती है वो कर लेते थे यहां पर। अब खेती के अंतर्गत ही बात करें, ये खेती लगातार होती थी? ऐसा नहीं था। उन्होंने एक बार जंगल साफ कर लिया, कुदाल से पोली कर ली जमीन, बीज डाल दिए और जो भी उपज होती थी उसको अपने जीवन के लिए यूज कर लेते थे, डेली लाइफ के लिए। और फिर धीरे धीरे जब उस जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता तो वो उस जगह को छोड़कर नई जगह पर सेम इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो जब तक जमीन उपजाऊ रहती थी उस जमीन पर खेती की जाती थी और उसके बाद यह जगह बदलकर अन्य जमीन पर इसी तरह से ये खेती करते थे। तो ये जीवन निर्वाह के लिए इनकी झूम खेती हो गई। और ये अपने, क्योंकि जंगलों को क्या मानते थे? अपनी प्राइवेट जमीन मानते थे, इसलिए इसके ऊपर ये बाहरी जो लोग आते थे ना, कोई भी, उनको प्रवेश नहीं करने देते थे। खबरदार, अगर हमारे जंगलों के अंदर अगर आप आए तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को जब ये जंगल में देखते ना तो उसे लूट लेते और भगा देते हैं, लूट कर भगा देते थे। तो बेचारे वहां वाले जो दूसरे लोग होते थे वो अक्सर नहीं आते थे, डरते थे इनसे। और इन सभी का पहाड़िया जो लोग हैं इन सब का एक मुखिया भी होता था, एक हेड होता था, जो सभी पूरे समुदाय के अंदर एकता बनाए रखने का, भाईचारा बनाए रखने का काम है वो करता था। इसके साथ साथ ये रेशम कीट भी पालते थे और लकड़ी के कोयले के लिए ये लकड़ियां भी इकट्ठी है वो करते थे जंगलों से। और इसके साथ साथ आपको पता है कुछ पहाड़िया लोग शिकार भी करते थे और पशुचारण करते थे, क्योंकि जंगलों के नीचे जो छोटी छोटी वनस्पतियां उग जाती थी उन पर पशुओं को चरा लेते थे, तो शिकार भी कर लेते थे, पशुचारण भी कर लेते थे और अस्थायी खेती यानी झूम कृषि भी ये कर लेते थे। और रेस्ट कहते हैं कि आम के पेड़ के नीचे रेस्ट करना, आराम करना इनको पसंद आता था। शायद न्यूटन की तरह ये भी सोचते होंगे कभी आम हम पर टूटेगा और हम भी कोई साइंस की बड़ी खोज है वो कर देंगे, तो शायद इसलिए आम के पेड़ के नीचे भी सो जाते होंगे। जस्ट फन है। तो ये जो बातें हमने की है ये होगी पहाड़िया लोगों की, राजमहल की पहाड़ियों पर रहने वाले पहाड़िया जनजाति के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। ये तो हो गया एक तरीके से इनका परिचय भाई। अब हम जानते हैं भी पहाड़िया लोग हैं वो मैदानी क्षेत्रों के ऊपर अटैक भी करते थे। भी रहते कहां थे? वो इन पहाड़ियों पर रहते और नीचे जो ये मैदानी क्षेत्र है उसके ऊपर ये अटैक करते थे। क्यों करते थे? क्या उद्देश्य था इन पहाड़ियों लोगों को अटैक करने का? तो एक बहुत प्यारा प्रश्न भी बन जाता है, इसी कहानी में समझ लेते हैं। मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण अपने आप को अभाव और अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए करते थे। भी जैसे पहाड़ों के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, कोई खाने की समस्या आ रही है, तो मैदानी क्षेत्रों पर आते, लूट कर वो चीजें ले जाते थे। और मैदानी लोगों पर ये ताकत भी दिखाना चाहते थे, यानी उनको डरा के रखना चाहते थे। खबरदार, हम जो चीज मांगे ना वो हमें चुपचाप दे दिया करो। और बाहरी लोगों के साथ साथ ये राजनीतिक संबंध भी स्थापित करते थे। भी ठीक है, तू मुझे ये चीज दे दे, हम तेरी ये काम है वो कर देंगे। तो पॉलिटिकल रिलेशन है वो भी स्थापित करते थे। मैदानी क्षेत्र के जमींदार जो लोग थे उनसे ये खिराज लेते थे। खिराज का मतलब हो गया टैक्स लेते थे एक तरीके से, ये खुद लेते थे पैसे
क्या हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, बदले में हमें पैसे दे दो, वरना तो हम आपको परेशान हैं, वो करेंगे, आप पर अटैक करेंगे। और इसी प्रकार व्यापारी लोगों से ये पथ कर लेते थे। पथ यानी रास्ते पर चलने का टैक्स। तो यहां पर कुछ रास्ते ऐसे होते थे जिनके ऊपर पहाड़ी लोग हैं वो अपना कंट्रोल रखते थे। तो व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए जो चीजें इधर उधर लेके जाते, वो इन्हें इन रास्तों से गुजरना होता, तो पहाड़ी लोग उनको लूट लेते थे। भैया इस रास्ते पर तुझे तभी चलने दूंगा जब तू हमें कुछ पैसे देगा, जिसको हमने कह दिया पथकर। तो सीधी सी बात, पथकर और खैराज के रूप में ये अपने जीवन यापन के लिए पैसे उनसे लूटते थे। तो खिराज तो लेते थे जमींदारों से और पथकर लिया जाता था व्यापारियों से, राजनीतिक संबंध बनाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, और बुरे समय में अनाज वगैरह वहां मैदानी क्षेत्रों से प्राप्त करने के लिए ही पहाड़िया लोग हैं वो इस मैदानी क्षेत्र के ऊपर आकर अटैक है वो करते थे, इन लोगों को डराते थे। हो गई जी बात क्लियर? चलिए बाबू मोशाए, चलिए शिवा, अब बात करते हैं अब अंग्रेजों की बात। पहाड़ियों से जुड़ी हुई बात आ गई। अब अंग्रेजों का यहां पर क्या खेल है? अंग्रेजों का तो एक ही कहानी थी, एक ही थ्योरी थी, पैसा कैसे भी आए। और आएगा कैसे? कि ज्यादा से ज्यादा अगर खेती होगी, ज्यादा से ज्यादा खेतों में उत्पादन होगा, तभी पैसा आएगा। तो ये अंग्रेज ये सोचते थे भी यार ये पहाड़ी जो क्षेत्र है, यानी जहां पर जंगल है, जहां पर खूब सारा जंगल है, क्यों न इन जंगलों को साफ किया जाए, जंगलों को साफ करके यहां पर परमानेंट खेती है वो स्टार्ट कर दी जाए। वही है, पहाड़िया लोग ऐसा क्यों करने देंगे? और अंग्रेज अब क्यों करना चाह रहे हैं, ये अब आपके खुद में समझ में आ ही रहा है। ये चीज भी ज्यादा खेती होगी तो उत्पादन ज्यादा, टैक्स ज्यादा, कमाई ज्यादा। तो अब बात आती है भी अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार क्यों आवश्यक था पहाड़िया क्षेत्र के अंदर, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में क्यों करना चाहते थे भी अंग्रेज भी इस पहाड़ी क्षेत्र में, इस जंगल वाला जो इलाका है। अब पहाड़ी क्षेत्र का मतलब हो गया कहीं थोड़ी समतल भूमि, कहीं ऊंची नीची है, तो वहां पर ये अंग्रेज क्यों चाहते थे भी यहां पर परमानेंट खेती है वो हो। एक तो वही राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी हो, टैक्स का पैसा बढ़ जाएगा, इससे निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती है, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम उसको ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा इनकम होगी, और इससे स्थायी और सभ्य समाज की स्थापना हो सकती है। पहाड़ी लोग तो उन्होंने कहा ये तो जंगली है, ये तो बहुत ही अत्याचारी है, भले कुछ समझते नहीं, पढ़े लिखे कुछ है नहीं, तो अगर ये परमानेंट खेती करने लगेंगे तो कुछ सभ्य हो जाएंगे, बोलने का ढंग है वो ये जान लेंगे। ये अंग्रेज है ना, अंग्रेज ये जंगलों को उजाड़ मानते थे। अंग्रेजों का ये थ्योरी थी भी यार इन जंगलों में कोई फायदे वाली, कोई लाभ वाली बात नहीं है, भी बड़ा लाभ इनसे नहीं हो सकता, वो तभी होगा जब परमानेंट खेती वहां पर होगी। और जंगली लोगों पर शासन करना आसान था, वही बात आ गई ना यहाँ, क्या अगर ये सभ्य हो जाएंगे, वही है ना, पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी नियमों की बात ज्यादा समझ लेता है, अनपढ़ आदमी तो सीधा ठोकता है, भैया आप पे तो ये करेंगे, बोल हाँ या ना। जबकि यहाँ सभ्य समाज है, उसके ऊपर राज करना आसान हो जाता है। पढ़ा लिखा कहते हैं ना, कई बार जल्दी दूसरे की बातों में आ जाता है, अनपढ़ आदमी आसानी से नहीं आता। तो इससे शिकार का काम छुड़वाकर स्थायी खेती को अपनाने के लिए राजी करना था। भी ये चाहते थे परमानेंट खेती ये करे, उसके लिए राजी करना चाहते थे। और जो परती भूमि है जो खाली पड़ी रहती है, उसके अंदर धान के खेतों में उसको बदल दिया जाए, भी हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ चावल का प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं, क्योंकि पानी वहां पर अच्छा खासा उपलब्ध था। तो अब आप समझ गए ना, तो सारे नहीं तो दो चार पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, बड़ा प्रश्न आ जाए तो फिर ज्यादा भी लिखना पड़ जाता है। तो अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि करना इन कारणों की वजह से जरूरी था। अब बात आती है फिर इन कमबख्त अंग्रेजों ने किया क्या? पहाड़ी लोग, अंग्रेजों की अपनी पॉलिसी, ये तैयार नहीं परमानेंट खेती के लिए, और अंग्रेज ये चाहते हैं भी आपको करना होगा। तो अब अंग्रेजों ने क्या कदम उठाया पहाड़ियों को मनाने के लिए? अब मनाना मनाने का काम तो खत्म हो गया, वो मना तो पाए नहीं थे। तो अब एक प्रश्न के माध्यम से देख लें पूरी स्टोरी को। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों के प्रति क्या नीति अपनाई, क्या पॉलिसी अपनाई? तो क्या बनाई इन्होंने? पहाड़ियों को जड़ से खत्म कर देने की क्रूर नीति अपनाई कि ठोको इनको,
मारना है बस, जहां दिख जाए इन पर गोलियां चला दी जाए। ये बहुत ही बुरा बर्ताव है वो अंग्रेजों ने, यानी सीधी सी बात भी डरा धमका के उस क्षेत्र को खाली करवाना चाहते थे कि आप तो खाली करवा दो, खेती हम अपने आप किसी औरों से करवा लेंगे। तो 1780 के दशक में इससे वहां क्या परिवर्तन आया और उसका क्या परिणाम निकला? फिर गोलियां चलनी स्टार्ट हो गई, पहाड़ियों को मारना स्टार्ट कर दिया। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको पता चल गया भी पहाड़ी लोग डर नहीं रहे हैं इनसे, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली अंग्रेजों ने। तो 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर थे क्लीवलैंड, अंग्रेजों ने क्लीवलैंड को भेजा कि क्लीवलैंड इनको क्लीन बोल्ड करना है और तू करके आ, कैसे भी करके आया। ये बोला साहब करके आ जाते हैं। इसने उन पहाड़ियों को गोली देना, टेबलेट देना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा हम शांति की स्थापना करते हैं, तो शांति स्थापना की नीति अपनाई भागलपुर के कलेक्टर क्लीवलैंड ने। पहाड़ियों के संदर्भ में क्या किया, इन्होंने उनके मुखिया को पकड़ा, मुखियाओं को बुला लिया, पहाड़ियों के जो भी अलग अलग जो कम्युनिटी बनी थी उन सब के हेड को, उनके सरपंच को बुला लिया कि सरपंच साहब बात ऐसी है, आपको हम हर साल कुछ पैसा देंगे, यानी वार्षिक भत्ता देंगे, और उस पैसे को आप यूज कीजिएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप जब हमें पैसा देंगे तो बदले में हमें क्या करना है, आप हमसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? अंग्रेज ऐसे वो कहते हैं ना, खाली खूड थोड़ी काटा। तो उन्होंने कहा आप अपने आदमियों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ले लो, उनको कहो भैया हु हड़दंग मत करो, जो वो कह रहे हैं वो करना है, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। पुरानी फिल्मों में देखा होगा आपने, पुरानी फिल्मों में ऐसे दृश्य है वो बहुत मिल जाते हैं। और उनसे ये अपेक्षा की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अनुशासन बनाए रखेंगे। लोगों को कंट्रोल में रखना है और डिसिप्लिन में रखना है, अनुशासित कर दीजिए, इतना अनुशासित कि हम कह दें विश्राम तो हो जाए विश्राम और कह दें सावधान तो सावधान। तो ये पॉलिसी अपनाई। तो सीधी सी बात है, पैसा देकर उनको राजी करने के लिए कोशिश है वो क्लीवलैंड ने अपनाई, जो की, और इसे कहा गया शांति स्थापना की पॉलिसी। अब देखते हैं भी इस पॉलिसी का इफेक्ट क्या पड़ा। तो ज्यादातर जो मुखिया थे ना वो अपने पहाड़ी लोगों को, अपने साथियों को जानते थे, तो उन्होंने भत्ता लेने से इनकार कर दिया। उनको पता था कमबख्त तो मुखियो, तुमने अगर पैसा ले लिया ना तो वो जाते ही कबीले के अंदर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो ज्यादातर मुखियाओं ने तो कहा साहब हम तो पैसा नहीं लेंगे, आपको जो करना है वो कर लो। और कुछ हरामी भी थे जिन्होंने स्वीकार किया, उनमें से अधिकांश ने अपना मुखिया पद छोड़ दिया। जैसे ही कबीले में पहुंचे और उन्हें उस पद से हटा दिया कि तू तो बिक के आ गया, तू तो अंग्रेजों का पिछलगू बन गया, सैटेलाइट बन गया, बिकालू है, तू तो बिकता है। और अंग्रेजों से भत्ता लेने वालों को कर्मचारी या वेतन लेने वाला मुखिया कह दिया। कई कबीलों को मुखिया को हटा नहीं पाए, तो उन्होंने कहा ये तो अंग्रेजों का सैटेलाइट है भैया, उनके पीछे चलने वाला है, उनका कर्मचारी है, तनख्वाह लेता है आरामखोरी। और ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी खेती के लिए एक स्थान पर बसाने में क्या हो गए, असफल हो गए। तो क्योंकि ज्यादातर जब मुखियों ने पैसे लिए ही नहीं, तो उन्होंने वो ही किया जो उनको करना था। उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारे जंगलों की तरफ किसी को आंख भी नहीं उठाने देंगे, कमबख्त अंग्रेजों जमींदारों तुम समझ लो, अगर इधर आए तो मार डालेंगे, काट डालेंगे तुम्हें। तो अंग्रेज असफल हो जाते हैं। क्लीवलैंड की क्लीन बोल्ड की जो नीति थी वो सक्सेस नहीं होती है। अंग्रेज तो अंग्रेज थे, उन्हें वो चुप रहने वाले थोड़ी थे, उन्होंने और प्रयास स्टार्ट कर दिए। तो अब पहाड़िया लोगों को अपने घर से निकालने के लिए अब उन्होंने क्या किया, उस पर जाएं। उससे पहले एक अंग्रेज अधिकारी आया था 1810-11 के आसपास राजमहल की पहाड़ियों में, तो उस टाइम, और उसका नाम था बुकानन। तो पहाड़िया लोगों ने उनको बड़ा है ना खतरनाक दृष्टि से कहा भैया तू चुप करके, तू ऐसा लग रहा है अभी ठीक ठाक सा लगा और तू चला जा यहां से, वरना तुझे यहीं सल्टा देंगे। तो ये प्रश्न भी आता है बोर्ड परीक्षा में कई बार कि पहाड़िया लोग बुकानन को
संदेह और अविश्वास की दृष्टि से क्यों देखते थे। 1810 11 12 में इन पहाड़ियों की तरफ घूमने आया था, यात्रा करने आया। तो क्या था, अंग्रेज भेजते थे इसको, सारा खर्चा अंग्रेज सरकार कंपनी उठाती थी बुकानन का। तो अंग्रेजों की क्रूर नीति थी, एक तो पढ़ लिया, उन्होंने मारना स्टार्ट किया। दूसरा, उन्होंने शांति स्थापना के अभियान जो चलाए थे उसका भी पहाड़ी लोगों ने समझ हो गई थी। तो इन दोनों का एक्सपीरियंस पहाड़ी लोगों के मन में ये बैठ गया था भी ये जो गोरे लोग हैं ना, ये जो अंग्रेज लोग हैं, इनका एक ही टारगेट है भी ये हमारे जंगल और हमारी जो जमीन है ना उसको हड़पना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। और साथ में ही ये हमारी जीवन शैली को चेंज करना चाहते हैं, ये हमारे अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हैं। हम हमारे रीति रिवाज भाषा ये क्यों छोड़ दें और जीवित रहने के साधनों को नष्ट कर देंगे ये हम, क्योंकि उनके दिमाग में तो यही था, झूम खेती कैसे करेंगे, शिकार कैसे करेंगे, पशुपालन कैसे करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, तो ये सारी चीजें तो ये नष्ट कर देंगे। इसलिए बुकानन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। तो अंग्रेजों की क्रूर नीति और शांति स्थापना के अभियानों से पहाड़िया लोगों को यह समझ में आया भी ये जो अंग्रेज लोग हैं ये हमारी जमीन हड़पने आ रहे हैं, हमारी जीवन शैली और जीवित रहने के जो हमारे संसाधन हैं उनको हड़पने आए हैं। इसलिए बुकानन को ये संदेह की दृष्टि से देखते थे। तो चलिए अंग्रेज अब बात करते हैं। पहाड़िया लोग वही उन्हीं पहाड़ियों पर है अभी, इन पहाड़ी यानी जंगल पहाड़ी लोग यानी जंगल के अंदर है ये अपना मैदानी क्षेत्र हो गया जी। कौन रह रहा है यहां पर, पहाड़ी लोग रह रहे हैं। तो अब बात आती है संथाल लोगों का राजमहल पहाड़ियों पर आगमन। अब पहाड़ियों को यहां से धकेलने के लिए आते हैं संथाल लोग। अब ये कहानी समझ लीजिए, संथाल कौन, कहां से आए और किन्होंने घोचा वो किया इनके। तो संथाल लोग है ना घुमक्कड़ जनजाति थी। घुमक्कड़ यानी खाना बदोश जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। तो 1780 के दशक के आसपास तो ये बंगाल में आ गए और लगभग 1800 के आसपास है वो इसी राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर इस साइड के अंदर आ गए। और यहां पर जो जमींदार लोग थे ना, उन जमींदार लोगों ने इन संथाल लोगों को तैयार किया कि यार आपको हम जगह दे देते हैं, आप यहां पर खेती करो। खेती के लिए नई जमीन तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए इन्हें किराए पर रखा था। आप यहां पर इस इलाके के अंदर जंगल वाले क्षेत्र में आप खेती करनी स्टार्ट कर दो, हम आपको पैसा है वो देंगे। और जमींदारों को कौन कहेगा, सीधी सी बात है, ये कंपनी के जो चाटुकार थे। तो कंपनी के चाटुकार जमींदारों ने संथालों को तैयार करके यहां भेज दिया। संथाल क्या बड़े होशियार थे खेती के मामले में, और ये हल चलाने में कोई शंका नहीं था इनको। हल चलाने का मतलब था अभी परमानेंट खेती है वो करनी है। तो उन्होंने पहाड़ी लोगों को भीतर की ओर पीछे धकेल दिया, यानी ये जो जंगल का इलाका है इनको पीछे की तरफ धकेल दिया। उस इलाके में जहां उत्पादन कम होता है, यानी तो वो पहाड़ी लोग वैसे बेचारे टेंशन में आ गए और ये जंगलों को साफ करके वहां पर बस गए। संथाल आगे भी ये रहना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अब इनको बस्तियां वगैरह भी बसा देंगे। तो अब एक चीज हो गई, यहां एक बात क्लियर कर ले। कई बार बोर्ड परीक्षा में एक बड़े प्रश्न के रूप में लाइन आती है, जिसको उन लाइनों को जो अभी बता रहा हूं और उसके आगे के जो उत्तर है वो उसके अंदर ऐड करके लिखने होते हैं अगर बड़ा प्रश्न आ जाता है। तो जो पहाड़िया लोग हैं वो किसका इस्तेमाल करते थे, कुदाल का। तो इस चैप्टर में आप समझेंगे जब भी कुदाल शब्द आ जाए तो आपके दिमाग में पहाड़िया आ जाना चाहिए, और जब भी हल शब्द का आ जाए तो इसका मतलब संथाल। तो हल का संबंध संथालों से है और कुदाल का संबंध है वो पहाड़िया लोगों से है। तो हल और कुदाल के बीच की लड़ाई संथालों और पहाड़ियों के बीच का संघर्ष बता रही है। पहाड़िया लोग जहां झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, संथाल स्थायी खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। तो कुदालों को पहाड़ियों का और हल को संथालों के जीवन का प्रतीक माना जाता है। तो यहां से कई बार ये छोटा प्रश्न भी आ जाता है, हल किन के जीवन का प्रतीक है, कुदाल किन के जीवन का प्रतीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सी चल रही है ना। पहाड़िया आए बेचारे, अब उनको भगाने के लिए जमींदार और अंग्रेज क्या लेकर आ गए, अब संथालों को लेकर आ गए। तो सीधी सी बात है, दो जनजातियों को आपस में ही लड़ाने का काम इन कमबख्त अंग्रेजों ने
किया और उनके जो चाटुकार है जमींदार लोग उन्होंने किया। चलिए अब बात आती है अंग्रेजों ने पहाड़ियों के स्थान पर संथालों को बसाने की नीति क्यों अपनाई। अब मुझे नहीं लगता जब पहाड़ियां पढ़ लिया तो संथालों को लेकर आपके कोई संशय दिमाग में रहेगा भी क्यों बसाना चाहते थे। तो अंग्रेज राजमहल पहाड़ियों में जंगल को साफ करके क्या करवाना चाहते थे, स्थायी खेती करवाना चाहते थे। पहाड़िया लोग ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये लोग जंगल को काटने के लिए हल का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं थे, जबकि संथाल तो बड़े होशियार थे, इस काम में बड़ा इंटरेस्ट रुचि है, वो इस काम में ले रहे थे। तो इस कारण से अंग्रेजों ने पहाड़ियों के स्थान पर संथालों को बसाने की नीति अपनाई। हो गई जी ये बात क्लियर भी अंग्रेज ऐसा क्यों चाहते थे। इसके बाद बात आती है अब संथाल आ गए हैं तो संथालों को स्थायी रूप से बसाने की प्लानिंग भी अंग्रेजों ने और उनके जो चाटुकार जमींदार थे उन्होंने कर ली। तो राजमहल की पहाड़ियों में दामीन एक कोह का निर्माण किया। बहुत प्यारा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार इस प्रकार से पूछ लिया जाता है भी दामीन एक कोह क्या है। तो पहले इसकी अर्थ को जान लें भी किसको कहा गया, संथालों से जुड़ा हुआ है। पहले तो यह समझ लीजिए आप, अंग्रेजों ने 1832 तक राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बड़े इलाके को संथालों की भूमि घोषित कर दिया। भाई साहब ये आपकी है, आप ही संभालो। सीधा तो उनसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं थी, वो भी कम थोड़ी थे कबीले वाले। और इसे ही दामीन एक कोह कहा जाता है। तो राजमहल की पहाड़ियों के अंदर संथालों के लिए जो स्थायी भूमि जो जमींदार या अंग्रेजों ने उन्हें आवंटित की उसे ही दामीन एक कोह कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र के चारों ओर खंबे लगाकर इनकी बाउंड्री डिसाइड कर दी भी ठीक है भी ये इतना इलाका आपका है भाइयों। और इस क्षेत्रों को मैदानी स्थायी किसानों और पहाड़िया लोगों से अलग कर दिया भी। नीचे ये क्या कर दिया, खंबे लगा दिए और इनका नक्शा भी तैयार करवा लिया। नीचे मैदानी लोग और ऊपर जो पीछे धकेल दिए उधर पहाड़ी लोग, तो उनके बीच में एक बाउंड्री डिसाइड होगी। और संथालों को अब इसी क्षेत्र में रहना था और हल चलाकर क्या करनी थी, वही परमानेंट खेती करनी है भैया। शर्त के अनुसार एक शर्त भी लगाई थी अंग्रेजों ने, शिवा गौर कर वरना वीरेंद्र प्रॉब्लम खड़ी कर देगा तेरे लिए। शर्त के अनुसार इन्हें दी गई भूमि को कम से कम 10वें भाग को साफ करके अगले 10 साल तक इन पर खेती करनी थी। ये शर्त थी। ये अब आपकी जमीन हुई और अगले 10 साल के लिए आपको जो जमीन आपको जगह दी गई है उसके 10वें भाग पर आपको खेती करनी ही करनी है। तो दामीन एक कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां हैं अब तेजी से बढ़ गई। अब सीधी सी बात है भैया, रहने के लिए जगह मिल गई, खेती के लिए भी जगह मिल गई, तो जनसंख्या तो बढ़नी थी, इधर उधर से सबको बुला लिया। जहां 1838 में इनके गांव 40 थे, वहीं 1851 में बढ़कर संथालों के 1473 गांव हो गए। जनसंख्या पहले 3000 थी और बढ़कर कितनी हो गई, 82,000 हो गई। तो जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, सीधी सी बात है कंपनी की इनकम है वो भी बढ़ती गई। तो अंग्रेजों को लाभ मिलना स्टार्ट हो गया, जिस उद्देश्य के लिए किया उसमें सक्सेस होने लगे। अब कहीं ना कहीं इन संथालों के वहां आ जाने से हम इस पर भी गौर करें, जिन पहाड़ियों को लेकर हमने बात स्टार्ट की थी, बेचारे उन पहाड़ियों का क्या हुआ। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन निकलता है यहां पर, संथालों के बस जाने पर पहाड़ियों के जीवन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने विरोध किया। स्टार्टिंग में तो विरोध ही किया, लेकिन संथाल थोड़े स्ट्रॉन्ग थे और अंग्रेजों और उनके चाटुकारों का इनको साथ था, तो फिर भीतर जाने को मजबूर हो गए, इन्हें पीछे धकेल दिया। और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी हिस्सा, क्योंकि जब ऊपरी पहाड़ियों का चट्टा यहां पर फसल नहीं होती या चट्टानों की दूसरी साइड के अंदर अनावृष्टि वाला क्षेत्र है, वहां पर काहे की खेती हो सकती है, तो चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तक इसको सीमित कर दिया गया। इससे क्या हुआ, इनके जीवन और रहन सहन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा और बेचारे जो पहाड़िया लोग हैं वो दिनों दिन और गरीब होते गए। उनको झूम खेती के लिए अब उपजाऊ जमीन मिलना मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उनकी उपजाऊ जमीन तो संथालों को किस रूप में दी गई, दामीन एक कोह के रूप में संथालों को दे दी गई थी। अब वो उपजाऊ जमीन है ही नहीं तो खेती कहां से करें।
जब इस क्षेत्र के जंगल खेती को साफ कर दिए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्या का सामना करना पड़ा। जब जंगल खेती के लिए साफ हो गए तो वहां जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो पशु भी नहीं रहेंगे तो शिकार काहे का हो सकता है, तो शिकारियों को भी वहां पर समस्या आई। लेकिन उल्टा संथालों को तो लाभ मिला। संथाल लोगों ने घुमक्कड़ जिंदगी छोड़ दी, रहने को ठाठ से रहने लग गए और अब वे एक जगह स्थायी रूप से बस गए और बाजार के लिए व्यापारिक फसलें बेचने के लिए बिजनेसमैन बन गए एक तरीके से। तो आप ये समझिए भी तंबाकू और सरसों की खेती है वो ये संथाल करने लग गए थे और व्यापारियों और साहूकारों के साथ लेन देन करने लग गए। भी संथालों को जरूरत होती, उनसे पैसा ले लिया जाता, कर्जा ले लेते थे और इस प्रकार से इनके रिलेशन आपस में स्थापित हो गए। और संथाल खुश हो रहे थे भी यार इन जमींदारों ने, अंग्रेजों ने हमारे लिए अच्छा किया। पहाड़ियां लोग उनका तो बुरा हश्र हुआ, लेकिन क्या अंग्रेज संथालों को समृद्ध करना चाहते थे क्या? ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और उन्होंने अब जैसे ही संथालों ने पहाड़ियों को पीछे धकेला और संथाल वहां स्टेबल हो गए थे, अब सभी ने अपना अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब गिरगिट है वो अपना रंग बदलना स्टार्ट कर रहा है। तो संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह है वो कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जमींदार और अंग्रेज अपना रंग दिखा रहे थे। किस रूप में? देखिए, संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती करनी शुरू की थी, अब गवर्नमेंट ने यानी अंग्रेजों ने उसके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। भैया अब टैक्स देना पड़ेगा। क्या साहब आपने तो कहा था भैया ये नहीं लगाएंगे इतना ज्यादा आप पर। क्या नहीं 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 साहब संथाल जी आपको तो देना ही पड़ेगा। ये साहूकार उनके कर्ज पर बहुत अधिक ब्याज लगा रहे थे। जो कर्जा उन्होंने सेठ साहूकारों से लिया था उन्होंने ब्याज की दरें बढ़ा दी। साहूकार का कर्जा न चुकाने पर उनकी जमीन पर कब्जा करने लगे साहूकार। हो गया ना वापिस खेल वही, पहले जमीन दी, अब कर्जे के बहाने पैसा नहीं चुकाने के बाद वही जमीन अब वही जो सेठ साहूकार जमींदार हैं उनसे वापिस छीन रहे हैं। जमींदार लोग हैं वो दामिन एकोह पर अपने कंट्रोल का दावा करने लगे। जमींदार कहते ये हमने आपको दी थी, ये हमारी है, अब 10 साल से ज्यादा हो गया, हम आपसे वापिस लेंगे। तो ये 4 वो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से संथाल मजबूर हो गए वापिस पहाड़ियों की तरह उनका ही विरोध करने के लिए। तो 1850 के दशक तक संथाल जो लोग हैं वो अनुभव करने लग गए थे कि उनके लिए आदर्श संसार का निर्माण करना संभव नहीं होगा, अपना शासन होना आवश्यक है, खुद का राज होना आवश्यक है। क्या उठा लो हथियार। इसलिए उन्होंने जमींदार साहूकारों और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेज हिल गए। अंग्रेजों ने सोचा यार पंगा ले लिया अपनों ने तो इनको छेड़कर। तो इन्होंने जो प्रॉब्लम की संथाल विद्रोह 1855-56 की बात है, तो उस विद्रोह के बाद उस संथाल को परगने का निर्माण कर दिया, परगना बना दिया उसको, और उनको 5500 वर्ग मील का क्षेत्र है वो भागलपुर और बीरभूम जिले वाला है वो भी उनको दे दिया। यार आपका हम अलग से परगना बना देते हैं, आप ऐसे मत कीजिए, शांत हो जाओ भाइयों। और इसके लिए कुछ विशेष कानून है वो भी इन संथालों के लिए बना दिए गए। तो सीधी सी बात है, इनको खुश रखने के प्रयास है वो स्टार्ट हो गए। तो अब आप समझ गए बंगाल से जुड़ी हुई मैदानी क्षेत्र भी अपने पूरे हो गए और राजमहल पहाड़ियों में किस प्रकार से पहाड़ियों के साथ क्या हुआ, फिर संथालों ने क्या किया और फिर संथालों के साथ अंग्रेजों और जमींदारों ने क्या किया, क्यों विद्रोह करना पड़ा, विद्रोह के बाद क्या हुआ, ये सारी कहानी आज की इस पिक्चर में अपनी क्लियर है वो हो जाती है। तो चलिए अब बारी है आपके प्रश्न की, और प्रश्न ये है हल और कुदाल किन जनजातियों के जीवन का प्रतीक है? दोनों का बताना है कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में और यात्रा स्टार्ट करेंगे दक्षिणी भारत की। तब तक जय हिंद, जय भारत।